नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। साल 2014 से पहले कभी भी इस देश में आपने ये देखा नहीं होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले की बात होती हो। आप पीछे चले जाइए जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे पहले जब नरसिम्हा राव और उससे पहले जब राजीव गांधी, इन सारी सरकारों में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही हो और ये कहा जा रहा हो कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, इसका गला घोंटा जा रहा है। कभी नहीं सुना होगा आपने। और उसकी खास वजह क्या थी? उसकी खास वजह ये थी कि कुछ चंद लोगों की जो दुकानदारी थी, वो बड़ी आसानी से चल रही थी। विदेशों से फंडिंग होती थी, लोग आया जाया करते थे। सरकारी खर्चे पर प्रधानमंत्री का जो जहाज है, उसमें मीडिया के लोग विदेशों में जाया करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 में, उसके बाद से ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होता चला गया। और फिर जब ये हो गया तो बात शुरू हुई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडाबरदार एक्टिव हो गए। यहाँ देश में बैठे हुए चंद लोग और कुछ मुट्ठी भर बैठे बाहर यानी विदेशों में ऐसे लोग जो लगातार अखबारों में आर्टिकल लिख रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, और इंटरव्यू दिए जा रहे हैं किसमें, अल जजीरा जैसे चैनल में जो कि कतर से ऑपरेट होता है, कि भारत में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खात्मा हो चुका है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को एक फासिस्ट गवर्नमेंट की तरह प्रोजेक्ट किया गया। लगातार भारत की इमेज को दुनिया में खराब किया गया और कोशिश की गई ये ट्रेंड जिसको कुछ लोग टूल किट कहते हैं, ऐसा आपने कोरोना के टाइम पर भी देखा होगा। जब कोविड का पीरियड चल रहा था उस वक्त भी आपने देखा होगा। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी दिया जाता रहा है। अब मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं, ये आप जरा सुनिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना विषय लेता हूं आज का। ये जो मैंने एक थोड़ी सी आपको भूमिका बताई, वो इसलिए बताई ताकि आपकी समझ में आए कि चंद लोग जो विदेशी फंडिंग के सहारे आईएसआई से पैसे लेकर, सीआईए से पैसे लेकर भारत में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दिनों तो खासकर ऐसा बहुत तेजी से देखा जा रहा है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बहुत करीब है। चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली हैं, उससे पहले ही भारत में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं है। मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, इस तरह की बातें अखबारों में, विदेशी मीडिया में फैलाई जा रही हैं। किसानों का जो आंदोलन है, तथाकथित किसानों का आंदोलन, उस पर बात हो रही है। और अभी क्या हुआ कि दिल्ली में 24 और 25 फरवरी को एक संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस होनी थी कर्नाटक में। दिल्ली में नहीं, ये होनी थी कर्नाटक में, बेंगलोर में। और इसमें कुछ लोगों को बुलाया गया और इसमें एक ऐसी महिला को भी आमंत्रित किया गया जो कि बेहद कंट्रोवर्शियल है। और इस महिला का नाम क्या है? इसका नाम है निताशा कौल। निताशा कौल ये एक प्रोफेसर है वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में, जो कि इंग्लैंड में है, जहां पर यह प्रोफेसर है। और ये इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने बेंगलुरु पहुंची। और आपको पता है कि कर्नाटक में इस वक्त किसकी सरकार है? मंशा पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में समय ऐसा है चुनाव से पहले का। ये कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में हो रही थी और होने वाली थी। और इसमें जो लोग आए थे कई जगहों से, इसके अलावा इसमें वहां कांग्रेस की सरकार है जिसने इसको आयोजित किया था। वहां की ओर से, वहां की गवर्नमेंट की ओर से इस महिला को निमंत्रण गया, निताशा कौल। और ये यहाँ पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर बातचीत करने वाली थी, ये चर्चा करने वाली थी। लेकिन हुआ क्या कि एस जयशंकर साहब ने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने
उनकी वजह से ये सारा इनका जो मंसूबा है, ये नाकाम हो गया। जब ये भारत में उतरी, जब ये बैंगलोर पर इसने लैंड किया एयरपोर्ट पर, तो इसको इमिग्रेशन के अधिकारियों ने रोका और इसको एंट्री नहीं दी, बाहर बाहर जाने की इसको इजाजत नहीं दी एयरपोर्ट से, और उसको उसी दिन शाम की फ्लाइट से कहा कि आप जाइए और आपको हम लंदन रवाना करते हैं। ये उल्टे पांव इसको यहाँ से भेज दिया गया। ठीक है? इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था यहाँ बैठकर इस तरह की कॉन्फ्रेंस करना। अब जैसे आप देख रहे हैं, राहुल गांधी लंदन में है, क्योंकि 26 तारीख को वो जाने वाले थे, वो लंदन पहुंच गए होंगे। लंदन वो क्या बातें कर रहे होंगे? वही बातें कर रहे होंगे जो ये निताशा कौल यहाँ करने वाली थी। तो एक तरफ से विदेश में बैठकर हमारी देश की सबसे पुरानी सत्ताधारी पार्टी जब कभी रही है, जो 60 साल पुरानी पार्टी, अब तो नहीं है सत्ता में, उसका एक नेता, एक बड़ी पार्टी का नेता राहुल गांधी किस प्रकार वहां बैठकर लंदन के कैम्ब्रिज में बातें कर रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पर निताशा कौल। तो वहां से भी हमला और यहाँ से भी हमला देश में, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति के नाम पर आप कुछ भी बोल दें, माना कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अगर आप भारत के खिलाफ बातें करेंगे और भारत की धरती पर लोकतांत्रिक मूल्यों को समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपके हिसाब से खतरे में है, किसी और के हिसाब से नहीं, तो फिर इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये निताशा कौल एक प्रोफेसर है तथाकथित, और इसने ये लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर कि डिनाइड एंट्री टू इंडिया फॉर स्पीकिंग ऑन democratic and constitutional values. I was invited to a conference as esteemed delegate by government of Karnataka. Congress ruled state, but center refused me or refused my entry. All my documents were valid and uh, current UK passport. आपके डॉक्यूमेंट वैलिड वैलिड सही होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जिस मकसद से आई थी, वो मकसद क्या था? सवाल तो इस बात का है। उन्होंने 12 घंटे, कहती है मैंने 12 घंटे बिताए फ्लाइट पर और फिर मैं वैसे ही लौट गई। मैं भारत विरोधी नहीं हूं, मैं सत्ता विरोधी हूं। भाई, आप भारत विरोधी नहीं है, लेकिन आप भारत विरोधी हैं। आपकी जो स्पीचेस हैं, आपका जो पिछला इतिहास है, वो क्या यहाँ पर लोगों को पता नहीं है? आप क्या करती रही हैं? आप अरुंधति रॉय से मिल के साथ क्या करती हैं? आप बाकी एक्टिविस्ट के साथ क्या करती हैं? आप आर्टिकल लिखती हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस तरह की बातें करती हैं आप। मैंने थंबनेल में 2 फोटो लगाई हैं, और वो थंबनेल में जो दोनों फोटो हैं, उनमें एक अरुंधति रॉय है, वो भी उतनी ही जहरीली महिला है जितनी ये है। और इस पर तो लानत है। ये जो निताशा कौल है, ये कश्मीरन है, ये कश्मीरी महिला है। इसकी पैदाइश गोरखपुर की है, लेकिन है ये कश्मीरी, और ये दिल्ली में पली बढ़ी, और उसके बाद ये लंदन चली गई थी पढ़ाई करने के लिए, और वहां ये इस तरह के गैंग से मिल गई। देखिए, फैशन हो गया है भारत के खिलाफ बोलकर शोहरत पाने का, भारत के खिलाफ बोलकर सस्ती शोहरत पाने का, अखबारों में छपने का, मीडिया की सुर्खियों में आने का एक फैशन चल पड़ा है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है। क्योंकि ऐसे लोगों को मोदी जी की नीतियां, जो देश के प्रति एक कमिटेड पर्सन है, उनकी जो नीतियां हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये वो लोग हैं, मैंने आपको बताया, कि जिनका हुक्का पानी काफी लंबे समय से बंद चल रहा है, जिनको तफरीह करने को नहीं मिल रहा है। ये यहाँ के देश के बहुत, ये तो विदेशों में ये तो लंदन में रहती है, जबकि हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, वो भी यही काम करते हैं। उनमें से भी बहुत ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं। नाम लेना ठीक नहीं, आप जानते होंगे। वही जो लुटियन जोन का एक खेमा है, जिसको हम खान मार्केट गैंग भी कहते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये जो इसको लेकर अब बड़ा वो हो रहा है कि भाई, ये तो अभिव्यक्ति के नाम पर वो है, हमला है, ये निताशा कौल को मैं लानत भेजता हूं। अरे भाई, जब 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कभी आपको इसकी याद आई? आपने उस पर कभी बोला? आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध किया, आपने कश्मीर पर बनी फिल्म जो अग्निहोत्री जी ने बनाई थी, जो फिल्म, यानी कि उनकी जो कश्मीर फाइल जो फिल्म थी, उसका आपने विरोध किया। तो आप कैसे एक्टिविस्ट हैं? आप कैसे कश्मीरियों के हमदर्द हैं भाई? आपको कश्मीरियत से क्या लेना देना? आपको भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों से क्या लेना देना, और क्या समझाने आई हैं आप? तो इन्होंने कभी यासीन मलिक के बारे में नहीं लिखा, जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों का कत्ल किया। इसको वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं।
इसको कश्मीर में जो तब 90 के दशक में जो जिस प्रकार हिंदू परिवारों को मारा गया, वहां से भगाया गया, वो नहीं दिखाई देता। ये कश्मीरी है और इसको भारत में लोकतांत्रिक मूल्य खतरे पर में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है इंडिया में। और ऐसे लोग अब ये सोच लें कि इनका दाना पानी यहां से उठ चुका है। और ये मैं आपको इसके बारे में क्या ये देखिए, प्रोफेसर नताशा, ये इसने ट्वीट किया था। ये इसने एक ट्वीट किया था पहले इन February. She was seen falsely claiming that the Indian media was justifying violence against the resident of Jammu and Kashmir. Natasha Kaul alleged that Kashmir was somehow not a part of India before India's independence and expressed support for Article 370 जिसको एबॉलिश किया गया। ये आर्टिकल 370 को हटाने के ये भी खिलाफ थी। और इसने ट्वीट किया था, वायलेंस ऑन द अप अगेन इन कश्मीर, इंडियन मीडिया interviews justifying violence against Kashmiri in India by saying our own Kashmir since 1947. ये वही बात करती है जैसे पाकिस्तान करता है। ये सेम पाकिस्तान वाली लैंग्वेज है जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं ना, भारत के कब्जे वाला कश्मीर। ये वही बात कर रही है। वो कहती है, हम कहते हैं वो हमारा कश्मीर है, पीओके भी हमारा है, पीओके भी हमारा है और भारत पीओके को लेगा देर सवेर। लेकिन ये कहती है कि कश्मीर में ये हो रहा है, ये कश्मीर में जो फॉल्स प्रोपेगेंडा आईएसआई के इशारे पर जो आईएसआई करती है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बाहर बैठे हुए लोगों को पैसे देकर बुलवाती है, ये वो लोग हैं जो पैसे देकर बोलते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है, जो चूज किया जाता है और ऐसे लोगों को वहां प्रमोट किया जाता है। आईएसआई पैसा फेंकती है इनके मुंह पर, पैसा पटकती है, तब ये लोग बोलते हैं। और यही वो बोल रही है। और इसको इसीलिए इसके तकलीफ है क्योंकि ये इसको भारत आने से, वहां भाषण देने से रोक दिया गया। इसके कई ऐसे ट्वीट हैं, ऐसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट हैं। ये कई देखिए, ये मतलब इसके बारे में क्या कहा जाए। इसने बुरहान वानी के बारे में क्या कहा था? She was seen glorifying Islamic terrorist Burhan Wani, who was gunned down by Indian security officials in Kashmir in July 2016 में, जब बुरहान वानी जो कि एक आतंकवादी था, उसको भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा था, तो ये उस पर भी रोई थी, उस पर भी इसने ट्वीट किया था। ये हिंदुस्तान के नहीं, खुद को ये कश्मीरी कहती है। इसको कश्मीरियों के प्रति किसके दिल में कितना दर्द है ये आप देख चुके हैं इन सारे ट्वीट से। तो ऐसे लोगों का जो कि हुक्का पानी बंद हो चुका है, वो ऐसे लोगों की ये रोआ पीट इस वक्त जारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोगों को भारत की धरती पर कदम रखने से रोकना चाहिए, जो भारत सरकार ने किया और बिल्कुल ठीक किया। इसका सपोर्ट करते हैं हम। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।